तो आज की क्लास में जो हम करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, वो एंथैल्पी पढ़ेंगे और एंथैल्पी का रिलेशन इंटरनल एनर्जी के साथ, थोड़ा सा हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे और हीट कैपेसिटी के अलावा हम थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेशन पढ़ेंगे। इन सारे टर्म्स का क्या रिलेशन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एंथैल्पी का रिलेशन हीट ऑफ रिएक्शन के साथ पढ़ेंगे। और कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी रिएक्शन की हीट को गवर्न करते हैं, वो फैक्टर्स पढ़ेंगे। यहां से मेन काम शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है एंथैल्पी। क्या मतलब है एंथैल्पी का? तो ये एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, यानी डिसाइड करता है किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जरूरी होता है। जैसे टेम्परेचर जरूरी होता है, जैसे प्रेशर जरूरी होता है, जैसे किसी की इंटरनल एनर्जी हमें पता होनी चाहिए अगर हम थर्मोडायनेमिक्स समझना चाहते हैं। तो ऐसे ही किसी सिस्टम की एंथैल्पी हमें पता होनी चाहिए कि क्या होती है। और ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब ये है कि ये सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करता है। स्टेट चेंज होगी तो एंथैल्पी चेंज होगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा है मैंने। डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कई लोग इसे ई भी लिख देते हैं, तो लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा ई लिख दो, हमने भी लिखा था पहले। डेल्टा यू लिख दो या डेल्टा ई लिख दो। एनसीईआरटी में इसे यू लिखा है तो इसलिए मैं इसे यू कह रहा हूं। क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो जो एंथैल्पी है वो स्टेट फंक्शन है। जब हम किसी सिस्टम को हीट दे देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, हमने क्या किया, ये पिस्टन का वॉल्यूम फिक्स कर दिया, यहां स्क्रू टाइट कर दिया ताकि ये बढ़ नहीं पाए आगे, और हीट इसे सप्लाई कर दी। हीट जब इसे सप्लाई में करूंगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमने ये पिस्टन बिल्कुल जाम कर दिया, फिक्स कर दिया है, खिसक नहीं रहा है ऊपर। वर्क नहीं होगा, वर्क जीरो हो जाएगा। सारी की सारी हीट क्या करेगी फिर? कुछ तो करेगी, वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। भाई जो हम हीट देते हैं वो दो काम करती है, या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है या वर्क करने में काम आती है। इस सिस्टम को वर्क करवाने में काम आती है सराउंडिंग पर। ये बात एक है। लेकिन हमने वॉल्यूम कर दिया फिक्स। अगर दोनों काम होते, ये बढ़ता भी रहता। देखो, अगर हम यहां इसे फ्री छोड़ देते हैं बढ़ने के लिए, तो जैसे मैं इसे क्यू दूंगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगा। मोशन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा, ये ऊपर को खिसका देगा इसको, पिस्टन को, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कुछ वर्क भी हुआ, कुछ इंटरनल एनर्जी भी इसकी बढ़ गई। तो ये क्यू जो दिया, इसने अब दो काम किए अगर ये पिस्टन मूव करने के लिए फ्री है तो। लेकिन फिलहाल जो मैं पहली कंडीशन ले रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ले रहा हूं। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है? मैंने इसको आगे बढ़ने नहीं दिया। दैट मीन्स वॉल्यूम चेंज होने नहीं दिया। वॉल्यूम चेंज होने नहीं दिया तो P डेल्टा V में डेल्टा V अगर जीरो आ जाएगा तो W जीरो हो जाएगा। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो हम क्या बोलेंगे इसको? इंटरनल एनर्जी चेंज, हीट कंटेंट जो हमने ट्रांसफर किए हैं उसको उसके बिल्कुल बराबर हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि वॉल्यूम यहां पर हमने कांस्टेंट रख दिया। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा? ये Q एंड डेल्टा U ये दोनों बराबर, ये तो हो गया जीरो, क्योंकि वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ नहीं। तो ऐसे केस में मैंने एक ये सबस्क्रिप्ट लगा दी, ये V इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है बस। भाई डेल्टा U हमेशा थोड़ी Q के इक्वल होगा, कुछ काम भी तो होगा ना, वर्क भी तो होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ V लिख देता हूं, V लिखने का मतलब है ये सबस्क्रिप्ट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, अब P डेल्टा V जीरो हो गया तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q हो गया। लेकिन ये तो एक आइडियल कंडीशन है जो मैंने किया। अगर हम टेस्ट ट्यूब के रिएक्शंस को देखते हैं, जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस होते हैं, जो बीकर में रिएक्शंस होते हैं,
वहां पर तो एक्सपेंशन चलता रहता है साथ। डेली लाइफ में जितने भी हम रिएक्शंस करते हैं ज्यादातर चेंज इन वॉल्यूम के साथ होते हैं, ज्यादातर रिएक्शंस। उनमें हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क भी करना पड़ेगा और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ानी पड़ेगी। यानी जो हमने हीट सप्लाई की है वो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगी। जितने भी हम रिएक्शन करते हैं, टेस्ट ट्यूब में करते हैं, लैब में करते हैं, कुकिंग कर रहे हैं, सपोज करते हैं गैस के ऊपर, वो तो वॉल्यूम बढ़ता रहता है, एक्सपेंड करता रहता है, बल्कि वो तो ओपन सिस्टम है, एनवायरनमेंट में चल जाती रहती हैं सारी चीजें। हम एक इमेजिनरी बाउंड्री मान करके उसे सिस्टम मान करके काम कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम तो इंक्रीज हो ही रहा है। तो ये एक कंडीशन है। तो हम जो अभी फिलहाल डील करेंगे इन दो कंडीशन के लिए, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एक कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात की जाएगी। तो ये दो पॉइंट आप देख लो अच्छी तरह से, जो मैंने अभी बताया वही इनफैक्ट ये है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर ज्यादातर रिएक्शन नहीं होते और कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं। दो ही तरीके से हो सकते हैं। अगर मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, मैंने यहां प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख रखा है, इससे इस बात को दोबारा से एक बार देखो, मैंने इसको सिस्टम को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रख रखा है, वॉल्यूम कर दिया कांस्टेंट, अब हीट दी इसको, तो हीट देने पर ये तो ऊपर खिसकाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां से वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखा है, ये एक स्क्रू लगा के इसे टाइट कर रखा है ताकि ये ऊपर ना खिसक पाए। तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। कुछ तो पैरामीटर चेंज हो गई, जब हीट दी है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन एक दूसरी स्टेट अगर मैं मानता हूं, वो दूसरी स्टेट में ये पिस्टन मूव करने के लिए फ्री है, अब ऊपर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब मैंने इसको हीट के पैकेट दिए, ये मूव नहीं, अब ये मूव आसानी से कर सकता है, फ्रिक्शन लेस मान लिया इस बार मैंने, तो इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ेगी और कुछ वर्क करेगा, ये वर्क करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ इसका प्रेशर बढ़ने की वजह से हुआ। जब प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर को बराबर करने के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर को बराबर करने के लिए ये एक्सपेंड किया, यानी जितना पुराना प्रेशर था इसका उतना ही हो गया, यानी प्रेशर कांस्टेंट रहा। अगर हम फ्री वॉल्यूम बढ़ने के लिए छोड़ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है फ्रीली, यहाँ फ्रिक्शन लेस है ये, तो मैं कहूंगा कि कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। एक स्टेट क्या हो सकती है कि मैं किसी सिस्टम को हीट दूं, हीट के पैकेट्स दूं, तो वो दो काम करे, इंटरनल एनर्जी बढ़ाए, साथ में कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम बढ़ाए। इससे पहले वाली स्टेट क्या थी, कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए प्रेशर इंक्रीज कर गया था, ये वाली कंडीशन जो थी, यहां प्रेशर इंक्रीज कर गया, कांस्टेंट वॉल्यूम हमने रखा। तो जो दूसरी स्टेट है, अब मैं वो बता रहा हूं कि हमने हीट के पैकेट्स दिए इसे, हीट कंटेंट इसके बढ़ा दिए, इंटरनल एनर्जी बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ा एंड प्रेशर कांस्टेंट रहा। कांस्टेंट प्रेशर की बात जो आएगी वो अलग आ जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वही हमें दोबारा लिखना है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। कांस्टेंट प्रेशर पर मुझे क्या करना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर पर मुझे लिखना चाहिए वॉल्यूम, क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो इस W की जगह मुझे लिखना चाहिए P डेल्टा V, और क्योंकि इसने सिस्टम ने सराउंडिंग पर वर्क किया है, तो जो सराउंडिंग पर वर्क किया है तो माइनस में लिखा जाया करेगा। तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसे, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस की जगह माइनस P डेल्टा V, और मैं Q जो लिखूंगा क्या लिखूंगा, पहले मैंने QV लिखा था कांस्टेंट वॉल्यूम पर, लेकिन अब मैं इसे QP लिखूंगा इस बार मुझे यहां QP लिखना होगा क्योंकि ये काम मैंने कांस्टेंट प्रेशर पर किया है।
इससे पहले वाली स्लाइड में अभी मैंने क्या लिखा था, डेल्टा यू वॉज इक्वल टू क्यू वी, क्योंकि वर्क 0 हो गया था। ये अलग स्टेट है, ये इंटरनल एनर्जी की अलग स्टेट है। तो इसे बोला जाएगा क्यूपी को, हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम और एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम। ये सिस्टम ने ली है हीट, ये सिस्टम ने वर्क एनवायरनमेंट पर, सराउंडिंग पर किया है। बात इतनी क्लियर हो गई होगी अच्छी तरह से। तो अगर मैं ये स्टेट 2 लेता हूं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं मान लो किसी सिस्टम को, ये कौन सी वाली कंडीशन लेते हुए, कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम करते हैं तो ये स्टेट 1 है, V1 वॉल्यूम, और स्टेट 2 आ गई है V2 वॉल्यूम। कैसे हो गया V2 वॉल्यूम, हीट हमने इसको दी कुछ बाहर, कांस्टेंट प्रेशर पर दी तो QP लिखूंगा अब मैं इसको। कांस्टेंट प्रेशर पर देने के कारण वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर फिक्स रहा, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। इंटरनल एनर्जी भी, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई, हीट ने 2 काम किए, इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, वर्क डन किया, सराउंडिंग पर किया। तो मैं 2 स्टेट ले रहा हूं, ये एक स्टेट 1 में क्या आएगा, स्टेट 2 में क्या आएगा। तो डेल्टा यू क्या लिखूं मैं यहां, U2 माइनस U1। बाद के स्टेट की इंटरनल एनर्जी, पहली स्टेट की इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, जो मैंने इसको हीट दी है QP कांस्टेंट प्रेशर पर, माइनस P डेल्टा V का मतलब क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 लिख सकता हूं मैं। इसको सॉल्व कर लो, रीअरेंज कर लो। QP किसके इक्वल हो जाएगा, QP जब मैं सॉल्व करूंगा तो हम इसे उठाकर इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो U2 माइनस PV2 माइनस U1 प्लस PV1 हो जाएगा। ये हमारा प्लस आएगा, सॉरी, जब ये इधर पहुंचेगा तो ये पूरा प्लस हो गया ना, ये P के साथ, ये PV2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जब मैं इधर ले गया तो U2 के साथ एंड U1 के साथ, तो ओवरऑल ये चेंज आया, तो मेरे पास आ गया QP इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। इसे मैं इक्वेशन मान लेता हूं एक, और उसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। यहां तक बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ नया काम नहीं किया है, जो पुराना हम पढ़ते आ रहे हैं बस ये वही किया है, मैंने इसको थोड़ा सा इलेबोरेट किया है, और इनको जो टर्म्स थे ये, इनको सेपरेट करके लिख दिया बस। तो इनफैक्ट ये होना चाहिए, आप इसे एक बार देखो, इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, आगे बढ़ जाएंगे फिर हम। जो QP मैंने लिखा है यही एंथैल्पी है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हीट जो हमने किसी सिस्टम को दी कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, वो इक्वल किसके होगी, वो इस टर्म के इक्वल हो जाएगी, जो भी हम इसे इक्वेशन देते हैं इस टर्म के इक्वल हो जाएगी, दिस माइनस दिस, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क माइनस इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट की, ये फाइनल स्टेट की। प्रेशर तो कांस्टेंट है, दोनों P सेम लिए गए हैं इसलिए। तो ये वाला जो हीट होता है दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। ये एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, जैसे वॉल्यूम एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है, टेम्परेचर एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब किसी दूसरे पैरामीटर के साथ चेंज होने वाला, किसी एक रूल के साथ चेंज होने वाला, किसी एक रूल को फॉलो करते हुए जो चेंज होता है वो फंक्शन कहलाता है। तो एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन हम इसे बोल रहे होते हैं। वी कैन डिफाइन QP एज thermodynamic function. It is called as enthalpy. Heat content
एट कांस्टेंट प्रेशर। बड़े सबसे छोटे से छोटी डेफिनेशन जो है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये बात की बात है। तो हम इसको QP को लिख लेते हैं H। ये QP जो था ये H लिखा गया। जो हमने शुरू में एक इक्वेशन लिखी थी, क्या लिखी थी? Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, ये लिखा था। Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W लिख दिया था। तो क्या लिखा जा सकता है? नहीं, गलत लिख रहा हूं मैं। ये हो जाएगा आपका डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख रहा हूं मैं, Q प्लस W। जो एक्चुअल होता है ये, जब मैं P डेल्टा V लिखूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? Q माइनस P डेल्टा V आ जाएगा। QP अगर मैं लिख देता हूं तो इसको मैं लिख रहा हूं H। H मतलब एंथैल्पी, माइनस P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U। H क्या हो जाएगा? एंथैल्पी। ये दूसरी तरफ जाकर इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस P डेल्टा V। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट दी जाती है, यही तो बात हम बोल रहे हैं, बात वही है, बस थोड़ा सा अंतर हो गया कि हमें कंडीशनल बात बोलनी है। हम वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रख सकते। अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तब ये जो Q होगा, तब ये नहीं बोला जाएगा एंथैल्पी। ये QP के बदले में मैंने सारा कुछ लिखा है। तो एक बात आप सोच सकते हो यहां, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये H हो जाएगा U प्लस PV इंटरनल एनर्जी प्लस PV डेल्टा V की जगह V, जस्ट मैं स्टेट के लिए लिख रहा हूं, एक स्टेट को ये है। तो जब चेंज करेंगे, क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी जैसे हम एब्सोल्युटली फाइंड नहीं कर सकते, तो एंथैल्पी भी हम किसी की एब्सोल्युटली फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा? हमें दो स्टेट का अंतर निकालना होगा। उसके लिए हम डेल्टा H, जैसे स्टेट के अंतर की तो बात है ना, देखो कि जो मैं इसकी जगह डेल्टा H लिखने की बात कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं ये सोचो आप। ये स्टेट है, मैंने इसको हीट दे दी, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दी, ठीक है, हीट तो दे दी, लेकिन अपने हीट कंटेंट भी पहले से मौजूद होंगे इसके। सिंपल भाषा में पहले से अपनी कुछ एंथैल्पी होगी, बाहर से और हीट मिल गई, ऐड हो गई। अपनी इसकी एंथैल्पी थी पहले स्टेट 1 की, तो H की जगह मैं H1 कह दूंगा। बाद में जब मैंने हीट दी, एंथैल्पी H2 हो गई इसकी, कांस्टेंट प्रेशर पर रखते हुए। तो जो QP है वो क्या है? इनफैक्ट ये जो हीट के पैकेट दिए हैं, हीट के पैकेट देने पर जो चेंज आया है हीट कंटेंट में, वही तो H है। जो H है, इनफैक्ट ये चेंज है, हीट कंटेंट इसके पहले से थे। भाई सीधा सा ऐसे समझो कि इसके पास 500 रुपीज से पहले से, बाहर से आके 100 रुपए किसी ने और दे दिए, तो 500 तो पहले थे ना, 600 हो गए। तो चेंज ही तो होगा ना। ये QP कितना है? वो तो 100 होगा, 600 माइनस 500 होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट तो हम नहीं कर रहे हैं, चेंज ही कर रहे हैं। तो ये जो QP है इनफैक्ट डेल्टा H है। ये लिखने को हमने क्रूड फॉर्म में लिख दिया इसे, लेकिन जब कैलकुलेशन की जाएगी इसकी, तो जो हमने हीट इसको जितनी भी सप्लाई की है, हीट जितनी सप्लाई की है वो तो सोच सकते हो। तो इस सिस्टम में जितनी हीट पहले से थी, देखो एक हीट को समझना जरूरी है। हीट क्या चीज है? किसी के पास भी अपनी हीट होती है, इवन माइनस टेम्परेचर पर भी हीट होती है। इसको थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है। -20 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज है, उसकी अपनी हीट कम है भले ही, लेकिन है हीट उसके पास। भाई मॉलिक्यूल तो उसके मूव कर ही रहे हैं,
मॉलिक्यूल जब भी मूव कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी तो है ही, तो कुछ हीट कंटेंट उसके हैं। अब मैं हीट बाहर से दूंगा तो वो बढ़ जाएगी, हीट कंटेंट पैकेट लेके एनर्जी बढ़ेगी, मोशन बढ़ेंगे, दैट मीन्स हीट कंटेंट भी बढ़ेंगे। तो ये जो हीट कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, ये हीट कंटेंट पहले से कुछ उसके मौजूद थे, या दूसरी भाषा में कह लो कुछ इंटरनल एनर्जी होगी पहले, जब आपने हीट दी तो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। दो चीजों में चेंज आएगा, ये जो यू लिख रहा हूं मैं, ये यू नहीं है, ये यू इनफैक्ट हम एब्सोल्युटली नहीं काउंट कर सकते, ये भी डेल्टा यू काउंट करेंगे। इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी, हीट देने के बाद बाहर से उसकी कुछ डेल्टा यू हो गया, एनर्जी चेंज हो गई, बढ़ गई, या बाहर अगर हीट निकाल ली तो एनर्जी कुछ कम हो गई। इनफैक्ट मैं इस इक्वेशन को जो लिख पाऊंगा, इसको तो हम थर्ड इक्वेशन लिख दें, दो इक्वेशन हमने पहले लिख दी थी। हम क्या कर सकते हैं, इसको डेल्टा एच एंड डेल्टा यू एंड पी डेल्टा वी, डेल्टा पी वी कर दो, पी क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और पी डेल्टा वी आ जाएगा। हम क्या, पी तो बिल्कुल फिक्स ले लिया जा रहा है, तो यहां हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इसका मतलब ये है कि कोई भी सिस्टम जो हीट एब्जॉर्ब करता है कांस्टेंट प्रेशर पर, वो उसकी एंथैल्पी चेंज के बराबर होती है। ये हीट एब्जॉर्ब कांस्टेंट प्रेशर पर जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी नहीं, चेंज इन एंथैल्पी। मैं सीधे से बोल सकता हूं डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी विल बी इक्वल टू क्यू पी, ये बोल सकता हूं। हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट बाहर अगर निकालेंगे तो एंथैल्पी में कमी आ जाएगी। अब ये बात एक अलग है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये दो काम करेगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क भी कुछ ना कुछ इसको करना चाहिए। P कांस्टेंट है तो हम ये लिख सकते हैं, और ये एक मेन इक्वेशन हमारी आ गई है। आप इसकी जगह डेल्टा E भी लिख सकते हो। तो ये ओवरऑल जो बात मैंने आपको बताई है, इस तरह से हम इसको सोच सकते हैं। देखो Q जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। हम यहां से किसी सिस्टम को A से B पर ले जा रहे हैं, B से C पर ले गए, C से D पर ले आए, D से वापस A पर ले आए। तो हमने Q किया, दिया, इसे हीट दी। अब हीट ने तो वर्क कर दिया ना, वो तो गया एनवायरमेंट में वर्क। अब ये यहां पर B के बाद फिर फर्दर Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया। तो यहां से यहां तक पाथ पर डिपेंड करेगा जो इसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो। लेकिन जो हमारे पास H है, ये H, ये इसकी स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड करेगा इसकी स्टेट पर। वापस जब ये, क्योंकि वो तो हम चेंज की बात कर रहे हैं, यहां जब घूम करके ये वापस आ जाएगा तो एंथैल्पी इसकी उतनी होगी, चेंज इन एंथैल्पी जीरो आएगा। जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम को, साइक्लिक सिस्टम में जो हम मानते हैं वो बिल्कुल जीरो मानते हैं अगर बाकी पैरामीटर कांस्टेंट है, टेम्परेचर वगैरह और दूसरी सारी चीजें, तो ऐसे ही यहां चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो आएगा। तो ये पाथ फंक्शन नहीं है, एच पाथ फंक्शन नहीं है, एच जो है वो स्टेट फंक्शन है। शुरू से मैंने इस टॉपिक की शुरुआत ही यहीं से की थी कि ये स्टेट फंक्शन होता है, और ये बात जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई इतनी बात में? कोई दिक्कत है किसी को? डेल्टा एच जो होता है पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि क्यूपी डेल्टा एच के बराबर है, इंडिपेंडेंट है पाथ से। और ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये एक फॉर्म है एनर्जी की। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू आ रही है
किसी सिस्टम में चेंज में डेल्टा एच नेगेटिव आया तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक काउंट होगा। क्या चीज है ये डेल्टा एच? क्यू है, हीट कंटेंट है, क्यूपी है। एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव, मतलब सोचो, सोच के देखो कि ये ए कोई स्टेट है, बी स्टेट में पहुंच गया, ये इसके पास हीट कंटेंट क्यूपी जो है, सपोज करते हैं 50 है, कैलोरी जूल कुछ भी लो, इक्वल टू, और बी में पहुंचने पर ये कम हो गया, सपोज करते हैं क्यूपी अब जो बी स्टेट का आया वो 30 हो गया कैलोरी या जूल वॉटएवर, कम हो गया ये हीट कंटेंट। तो कुछ हीट जो बची हुई है वो कहां जाएगी? बाहर निकलेगी वो हीट, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर ये सारा कुछ है तो मैं इसे एंथैल्पी नाम दे रहा हूं बस। तो ये एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकल गई। नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया? एच फाइनल यानी बी माइनस एच ए डेल्टा एच। तो फाइनल वाला कम है, बी वाला 30 है, माइनस 50 है, तो -20 आ गया। ये अगर ये माइनस साइन लिखा है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है हीट निकालनी पड़ेगी आपको बाहर से। पहले हीट कंटेंट ज्यादा थे, बाद में हीट कंटेंट कम हो गए कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी पहले एंथैल्पी ज्यादा थी। अब मैं हीट कंटेंट ना बोल के एंथैल्पी बोलूंगा कांस्टेंट प्रेशर पर, तो बाद में हीट कंटेंट यानी एंथैल्पी कम हो गई, तो यानी हीट कुछ निकल जाएगी, यानी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन होगा। और अगर पॉजिटिव है, बाद में 130 हो गई, पहले 50 थी, तो बाहर से देनी पड़ेगी और हीट इस प्रोसेस को करने के लिए। कहां से ये हीट कंटेंट इस पर आएंगे? बाहर से ही आपको पहुंचाना पड़ेगा इसको, हीट को कांस्टेंट प्रेशर पर ही जब होगा तब ये डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक टाइप प्रोसेस कहलाएगा, बिल्कुल डेल्टा ई की तरह से। ये अभी जब हम केमिकल रिएक्शन के पार्ट करेंगे, बॉन्ड एनर्जीज वगैरह करेंगे, तब भी आपको ये चीज काम आएगी बड़ी अच्छी तरह से। तो डेल्टा एच पॉजिटिव एंड नेगेटिव के मीनिंग आपको पता चलने चाहिए बड़ी अच्छी तरह से। ये अगर समझ नहीं आएंगे या ये इसमें कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों को, कभी नेगेटिव को आप एंडोथर्मिक बोल देते हो तो गलत बोलोगे, पॉजिटिव को एक्सोथर्मिक बोल दोगे तो गलत बोलोगे। इतनी बात क्लियर हो गई है सबको ये? तो अगर कोई डाउट अगर किसी का है तो पूछो भाई मेरे से। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो बात अभी मैंने बताई उसे प्रोसीड करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू क्यू वी हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम 0 है हमारा। हम इसे इक्वेशन 4 अभी बताई थी आपको, दोबारा से ही लिख रहा हूं चलो मैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यहां 0 रख दिया मैंने, 0 रख दिया तो डेल्टा एच डेल्टा यू बराबर हो गए। ये किसके बराबर हो जाएगा? क्यू, बताओ किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा क्यू पी के। ऐसे केस में क्यू वी एंड क्यू पी दोनों बराबर रहेंगे। ये डेल्टा एच और मेरे पास क्यू वी, ये वैल्यू डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच के क्यू वी के। सिग्निफिकेंस दैट मीन्स नहीं है। कब सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस एंथैल्पी की है कांस्टेंट प्रेशर पर। भाई फिर तो हम इंटरनल एनर्जी चेंज ही बोल दें उसे सीधा सा, अलग से टर्म देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो ये बात होगी, समझ आ जानी चाहिए, आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये। एक और बात है, ये जो चेंज इन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन देखते हैं, ये सारा प्रोसेस मैं तभी तो कर रहा हूं ना कि जब कोई स्टेट गैसियस है और अब गैस है मेरे पास O2 है, सपोज करते हैं ये रिएक्शन कर रहा है किसी और गैस से, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। अब कोई यहाँ सब्सटेंस ऐसा है कि सॉलिड है या लिक्विड है,
लिक्विड से रिएक्शन होके लिक्विड बना, सॉलिड से रिएक्शन होके सॉलिड बना, गैस कहीं बीच में आया ही नहीं, तो वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, या होगा भी तो नेग्लिजिबल होगा, उतना कहाँ हम मेजर करते रहेंगे। किसी केमिकल रिएक्शन में लिक्विड बना, नया लिक्विड बना, तो वॉल्यूम तो ना के बराबर अंतर आता है। ये सारा का सारा जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर हम इसे केमिकल रिएक्शन से रिलेट करेंगे, तो इस सब की सिग्निफिकेंस तब होगी जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस होंगे, और अगर ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सॉलिड हैं, तब इस केस में इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी। समझ आ गई बात है? ये सिग्निफिकेंस की बात जो मैंने बताई है, वो वॉल्यूम चेंज वाले के लिए बताई। एक और डिफरेंट एस्पेक्ट है इसका सोचने का। अगर मैं हीट एब्जॉर्ब करने की बात करता हूं, मेरे पास कोई सॉलिड सिस्टम है, अब मैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात ही नहीं कर रहा हूं बिल्कुल। सॉलिड है तो ये एक्सपेंड तो करेगा नहीं, गैस तो बनाएगा नहीं, पीवी वर्क तो यहां कुछ नहीं होगा। सॉलिड के केस में इसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया, ये जो हीट एब्जॉर्ब हुआ, तो ठीक है, वर्क डन नहीं हुआ, तो एनर्जी चेंज तो हुआ ही। अगर एनर्जी चेंज हुआ है, डेल्टा यू हुआ है, वही डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा। तो हम वैल्यूज तो वैसी की वैसी रखेंगे, वैल्यूज में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर आपको कहा जाए कि पीवी वर्क 0 हुआ है, कोई सॉलिड था, सॉलिड ने हीट एब्जॉर्ब की, कोई वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ उसमें, तो पीवी 0 हो गया, तो डेल्टा यू डेल्टा एच के बराबर आ गया। तो भाई डेल्टा एच की वैल्यू तो अगर रखने को बोला जाएगा सॉलिड स्टेट में, वो तो रखोगे जो कि तुम। तो जहां तक वैल्यूज का क्वेश्चन है, वैल्यूज को आप चेंज नहीं करोगे डेल्टा एच की, चाहे बस सॉलिड में वो ई एंड यू की वैल्यूज बराबर आ जाएंगी। हाँ, लेकिन जब कोई गैसियस सिस्टम आ जाएगा तो वो वैल्यूज फिर वेरी करेंगी, लेकिन जो डेटा गिवन होगा सॉलिड स्टेट में भी आपको डेटा गिवन होगा, और ये आपको डेटा किसी लिक्विड स्टेट में भी गिवन होगा, गैसियस स्टेट में भी ये डेटा गिवन होगा। जो बात अभी मैंने बताई वही इनफैक्ट ये है, लिक्विड एंड सॉलिड के लिए बात आ रही है। लेकिन अगर गैसियस कोई रिएक्शन है, तब डेल्टा एच एंड डेल्टा यू अलग अलग आएंगे, या डेल्टा एच को तो मैं एक और भी लिखता हूं ना, क्यू पी भी लिखता हूं। ये भी चलता है कई बार कि क्यू पी एंड क्यू वी अलग अलग आएंगे। कब अलग अलग आएंगे? जब कोई चेंज गैसियस हो रहा है, गैसेस इन्वॉल्व हैं किसी चेंज में। हमने कोई रिएक्शन किया, एक गैस से दूसरी गैस बन गई, वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया तो क्यूपी क्यूवी की वैल्यू अलग अलग आएगी। डेल्टा दैट मींस डेल्टा एच डेल्टा यू की वैल्यू अब अलग अलग आएगी। तो ये बात अच्छी तरह से आपको सोच करके चलना है। अब हम इसमें थोड़ा सा इसे और आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको क्योंकि कंफ्यूजन लगता है कुछ लोगों को कि सॉलिड स्टेट में क्या हो जाएगा। सॉलिड स्टेट में कुछ भी नहीं होगा, जो वैल्यू क्यूपी की है वही क्यूवी की हो जाएगी बस, चेंज में अगर। और सिग्निफिकेंट चेंज कब आएगा क्यूपी एंड क्यूवी की वैल्यूज में? जब कोई चेंज वॉल्यूम के चेंज के साथ हो रहा है। तो हम कभी भी एंथैल्पी की बात करेंगे तो अगर वॉल्यूम चेंज के साथ हो रही है तो वैल्यू इसकी डेल्टा ई या डेल्टा यू से बिल्कुल अलग आएगी, डेल्टा एच की वैल्यू। अब हम कोई एक गैसियस केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, ए से बी बन रहा है सपोज करते हैं। एक कोई प्रोसेस है, उसमें ए ने बी बनाया और इसमें वॉल्यूम चेंज हुआ, ए का वॉल्यूम अलग एंड बी का वॉल्यूम अलग था। और ध्यान रहे कि ये हम गैसियस कोई रिएक्शन ले रहे हैं, ए भी गैस है बी भी गैस है।
अब हम कोई सॉलिड नहीं ले रहे हैं कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ होगा, डेल्टा वी हम 0 रखेंगे। हम मान लेते हैं इसमें वी ए वॉल्यूम रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का वी बी वॉल्यूम हो गया। अब आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपने पढ़ रखा है। तो P तो कांस्टेंट है और हमारे पास A एंड B अलग अलग, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, तो जो N होगा इसके अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है सेम भी हो, जैसे यहाँ 1 1 दिया है तो सेम है, लेकिन हमेशा थोड़ा ही होता है कि रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट के मोल के बराबर होते हैं। इसके मोल हम अलग लेंगे, इसके मोल हम अलग लेंगे। गैसीय स्टेट में गैस के मोल्स का रिलेशन वॉल्यूम से भी तो है ना, एसटीपी पर। प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम फिक्स हो जाता है किसी एक गिवन गैस के, नंबर ऑफ मोल्स अगर फिक्स कर दें तो वेल जो ये इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये इक्वेशन ऐसी है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी अलग अलग हैं, वॉल्यूम इसका अलग अलग है, प्रेशर लेकिन कांस्टेंट है। दो स्टेट ले लेते हैं हम, एक स्टेट ए रिएक्टेंट वाली, एक प्रोडक्ट वाली। तो मैं क्या लिख पाऊंगा इसके लिए, क्या लिखूंगा, पी वी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी। इसको मैं लिखूंगा पी वी बी इज इक्वल टू एन वी बी एन बी आर टी। ये बिल्कुल लिख सकते हो, डिफरेंस ले लो दोनों का, यानी फाइनल स्टेट में जब ये आ गया माइनस इनिशियल स्टेट को हम करके इन दोनों का अंतर निकाल सकते हैं। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे, पीवीबी माइनस पी फाइनल माइनस इनिशियल, पीवीबी माइनस पीवीए इज इक्वल टू एनबीआरटी माइनस एनएआरटी हो जाएगा ये हमारा। तो ये क्या हो गया, पी कांस्टेंट है, पी डेल्टा वी हो गया, वही बात आ गई है हमारी जो हम यूज कर रहे थे, रख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। पी डेल्टा वी किसके इक्वल हो गया, ये एन बी माइनस एन ए डेल्टा एन लिख सकते हो आप इसको। भाई कॉमन ले लो आर टी को, आर टी कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एन बी माइनस एन ए बचेगा, इसको क्या लिखोगे, डेल्टा एन लिख दोगे। डेल्टा एन आर टी हो गया, डेल्टा एन इक्वल टू किसके हो गया, पी डेल्टा वी के इक्वल हो गया। तो डेल्टा एन आर टी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, ये काम की एक इक्वेशन आ गई है। पीवी क्या है, ये तो वर्क है भाई, एन जी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, बल्कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल्स गैसियस प्रोडक्ट के, अगर हमें पता है तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। आर टी आर कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट आइडियल गैस के लिए, और टी फिक्स टेम्परेचर की बात हो रही है। बस डेल्टा एन पता होना चाहिए आपको कि क्या है। डेल्टा एन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। गैसियस रिएक्टेंट मैं बोल रहा हूं, गैसियस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट नहीं, कभी सारे को सबको ऐड कर दो। अब ये इक्वेशन उठा के रखो यहाँ पे, अभी तो हम लिखते आ रहे हैं ना, बार बार एक ही इक्वेशन तो लिख रहे हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी की जगह ये रखो उठा के, डेल्टा एनआरटी। तो एंथैल्पी चेंज will be equal to change in internal energy plus डेल्टा एन गैसियस। ये जी इसलिए बार बार लिखा जाता है ताकि नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड या लिक्विड के ना काउंट कर लो आप। ये गैस इक्वेशन लगाई है तो गैस के ही मोल्स का चेंज देखोगे, यहां अगर कोई रिएक्टेंट बीच में सॉलिड लिक्विड आ जाएगा उसके मोल को छोड़ दोगे, ये जो अंतर निकालोगे डेल्टा एन निकालने के लिए, ये बात ध्यान रखना। ये ओवरऑल चेंज मोल्स का नहीं है, पूरे रिएक्टेंट पूरे प्रोडक्ट का, गैसियस का, इसलिए जी लिखा गया है ये जानबूझकर ताकि याद रहे। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। ये इक्वेशन एक हमारी नई आ गई है जिसमें
क्या चीज गायब है? वॉल्यूम गायब है। सिर्फ हम नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइडेड के गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं, नंबर ऑफ मोल्स के चेंज से हम डेल्टा एच यानी एंथैल्पी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम चेंज की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज का रिलेशन सीधा सीधा आइडियल गैस इक्वेशन में, ये पैरामीटर फिक्स होने का फायदा है ना, कि एक पैरामीटर चेंज होता है तो प्रोपोर्शनेटली दूसरा पैरामीटर चेंज होता है। तो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, तो डेल्टा पी डेल्टा वी की जगह मैं इसलिए डेल्टा एन आर टी रख सकता हूं। तो बिना वॉल्यूम चेंज जाने सिर्फ इक्वेशन से, गैसेस इक्वेशन से आप डिसाइड कर सकते हो कि डेल्टा एच क्या है, प्रोवाइडेड के इंटरनल एनर्जी चेंज अगर आपको पता है तब। तो जो बात मैंने अभी बताई ये वही है। दो ये इक्वेशन आपके लिए काम की इक्वेशन है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये इक्वेशन आपको काम आएगी। बड़ा आसान सा सिंपल सा एक ये सब ट्रीटमेंट है। इसके बाद टॉपिक चेंज करते हैं, हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं। हीट कैपेसिटी के लिए मैंने आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया, जैसे अभी ये एग्जांपल दिया, ऐसे पता नहीं कितने एग्जांपल, सैकड़ों एग्जांपल आप ले सकते हो। लेकिन सबसे आसान एग्जांपल यही है। एक बड़ा बीकर है, एक छोटी टेस्ट ट्यूब है, पानी का लेवल दोनों में बराबर है, 1 सेंटीमीटर ऊंचा 1 सेंटीमीटर ऊंचा, दोनों में पानी बराबर नहीं है, लेवल बराबर है। अब मैं इसे टेम्परेचर से रिलेट कर रहा हूं, दोनों का टेम्परेचर बराबर है। ये लेवल इक्वल टू टेम्परेचर, इसमें जो भी कुछ है इक्वल टू हीट। दोनों के हीट कंटेंट बराबर नहीं है, अलग अलग है, लेकिन दोनों के टेम्परेचर बराबर है, लेवल बराबर है। जो हम नाप रहे हैं, कोई चीज ऐसी नापते हैं कि स्केल पे बराबर आती है, लेकिन वो अलग अलग कंटेंट लेती है। जो मैंने एग्जांपल अभी बताया, अगर मैं इसका लेवल 1 सेंटीमीटर बढ़ाना चाहता हूं तो हो सकता है यहां 1 लीटर पानी डालना पड़े, बड़ा है ये। और इसका लेवल अगर मैं 1 सेंटीमीटर बढ़ाना चाहता हूं तो हो सकता है 10 ml से काम चल जाए। इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। अगर मैं इसे वाटर को हीट मान रहा हूं तो इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, बड़ा बर्तन है। लेकिन बस ये हमें बर्तन दिख रहा है, जो हीट कैपेसिटी हीट रहती है वो दिखती तो है नहीं है, पानी तो दिखता है। यहां हम इसे समझ जाएंगे। मटेरियल दुनिया में अलग अलग टाइप के होते हैं। अच्छा वैसे ही सोचो, एक और बात सोचो सिंपल करके। मेरे पास एक आयरन का पीस है और मेरे पास एक बिल्कुल वुडन कोई पीस है। उसके बराबर में कहीं थोड़ा सा दूर, मान लो 20 सेंटीमीटर दूर बर्नर जल रहा है। मैं दोनों को पास में रख देता हूं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। थोड़ी देर के बाद जो आयरन वाला पीस है उसमें हाथ लगाओगे तो वो बड़ा ज्यादा तेज गर्म नजर आएगा। जो लकड़ी का हमने पीस लिया था उसके टेम्परेचर में ना के बराबर इंक्रीमेंट नजर आएगा या कम नजर आएगा। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर दोनों का अलग अलग बढ़ा है। हीट का एब्जॉर्प्शन दोनों का मटेरियल के अकॉर्डिंग, जो उनके मटेरियल हैं अपने, उनके अकॉर्डिंग हुआ है। ऊपर से कुछ सपोज करते हैं पानी गिर रहा है, एक ने सपोज करते हैं 1 लीटर का बर्तन नीचे रखा, एक ने सपोज करते हैं छोटी सी टेस्ट ट्यूब रखी, तो उसमें कम कंटेंट आएंगे, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आएंगे। इसमें कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आएंगे, ज्यादा आएंगे। ऐसे ही जब आप बर्नर पर किसी को हीट करते हो तो आयरन का पीस रख देते हो 1 मिनट के लिए, लकड़ी का पीस 1 मिनट के लिए रख देते हो, ऐसे कि बर्न ना हो। वो किसी पार्टीशन के साथ टच करके रखा, इसको भी पार्टीशन के साथ टच करके रखा, तो ये आप इसे छू पाओगे 1 मिनट के बाद, उतना गर्म नहीं होगा। वो हैंडल के जो बनाए जाते हैं वो इसीलिए उसके बैकेलाइट के या लकड़ी के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो आयरन होता है, जो हम फ्राई पैन लेते हैं उसमें हैंडल लकड़ी का बनाया जाता है या किसी और मटेरियल का, प्लास्टिक का। हम अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं वो हीट का कंडक्टर नहीं है।
हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, कैपेसिटी नहीं है उसकी हीट अपने अंदर लेने की, आयरन की बड़ी ज्यादा है, बस इतना ही है हीट कैपेसिटी। लेकिन ऐसे डिफाइन अगर हम करेंगे तो इस टेम्परेचर की मदद लेकर के डिफाइन करेंगे। किसी सब्सटेंस का अगर, मटेरियल का हम टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितने हीट कंटेंट हमें उसको देने होंगे या जितना हीट हमें उसको सप्लाई करनी होगी, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। ये अभी मैंने बताया आपको, आयरन, वुड, इनके लिए अलग अलग। तो किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, अब डिग्री कुछ भी हो, चाहे केल्विन हो, चाहे सेल्सियस हो, चाहे फ़ारेनहाइट हो, डिग्री तो बराबर ही रहेगी। तो सब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी एक ही बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो फ़ारेनहाइट भी एक बढ़ेगा, केल्विन भी एक ही बढ़ेगा। तो बस डिग्री बोल दो, कुछ भी आप किसी में भी बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है, जितनी थर्मल एनर्जी हमें देनी पड़ती है, या जितनी हीट हमें देनी पड़ती है, इस हीट के अमाउंट को हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। किसी की बहुत ज्यादा होती है ये हीट कैपेसिटी, और किसी की ये हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हीट कैपेसिटी की है। आप देखो इसको, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। इसकी जो यूनिट होगी कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल, इसमें हम इसको डिनोट कर सकते हैं। जितना भी ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा हीट डेफिनेटली हम उसे देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हीट है जो हमने सप्लाई की है, वो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है। पहले 20 था, बाद में 21 कर दिया। तो चेंज इन टेम्परेचर की बात करोगे ना, तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो कम हीट, 2 डिग्री बढ़ाएंगे तो ज्यादा हीट, 3 डिग्री बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर जितना ज्यादा हमें बढ़ाना है उतना हीट हमें देना पड़ेगा। तो हमें कोई एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा यहाँ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, Q इज इक्वल टू के डेल्टा टी। यही मटेरियल पर डिपेंड करेगा। कहीं 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कम हीट चाहिए, कहीं 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। तो ये कोफिशिएंट डिसाइड करेगा, यानी ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा। और यही हीट कैपेसिटी, भाई यही तो डेफिनेशन हम दे रहे हैं। कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू कोफिशिएंट। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर जितनी हीट हमें देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। तो यही हीट कैपेसिटी है, कोफिशिएंट जो है। दिस कोफिशिएंट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी उस हीट को कहते हैं जो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के में इस्तेमाल होती है। डेल्टा टी की वैल्यू 1 ले लो, तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू हो गया। वही डेफिनेशन ये लिखी है सामने। ठीक हो गई बात? पूछ लो, कुछ पूछना चाहते हो। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आपको कुछ पूछना है, डिस्कस करना है तो पूछ सकते हो।